अच्छा, तो ये जो दरवाज़ा है, उम्मूमन इसको जो है जो आपकी जो बताया जाता है वो ये कहा जाता है कि ये हाथी दरवाज़ा है, क्योंकि इसमें से बादशाह जफर जो है वो हाथी पर बैठकर निकला करते थे। और जो इसके ऊपर खतबा है नीचे वाली लाइन में, पहले वाला अगर अल्फाज ये जो अक्षर छोड़ दिए जाए तो फिर इसमें लिखा हुआ है, आगे वाला सबसे नीचे सबसे लास्ट में लिखा हुआ है बाब ए जफर। बाब मतलब होता है दरवाजा या कोई चैप्टर, और जफर जो है बहादुर जफर। तो ये कहा गया है कि ऊपर से जो है जो बेगमात हैं, बहादुर शाह जफर हैं और शहजादियां, ये लोग जो हैं फूल वालों की शहर का जब जुलूस निकलता था यहाँ से तो उसको देखा करते थे। एमजी रोड है, महरौली गुड़गांव रोड जो है, असल में महरौली गुड़गांव रोड जो है पहले यहाँ से निकला करता था, इसके सामने। आइए बैग्स के बाद आगे के हम लोग सारे अभी चलेंगे यहाँ से, आगे से रास्ता है। अच्छा, मैं चाहूंगा कि आप लोग ना बैठ इत्मीनान से थोड़ी गुफ्तगू जो है यहाँ कर लें। इसे समझने के लिए हमें दिल्ली का जो तमद्दुन, जिसे आप दिल्ली तहजीब के नाम से जानते हैं, वो समझना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली के हालात समझने बहुत ज़रूरी है कि ये मेला जो है वो इतना ज़्यादा मायने क्यों रखता था और आज भी इतना मायने क्यों रखता है। तो हुआ ये कि बादशाह औरंगजेब जो 1707 में जब उनका इंतकाल हुआ तो जो मुगल हुकूमत वो चरमराने लगी और धीरे धीरे करके जो सूबे इनके इख्तियार में थे वो निकलने शुरू हुए। बहुत एक धीमा प्रोसेस था और वो निकल रहे थे। एक ताकतवर बादशाह जो है उनका इंतकाल हो गया था। आगे आकर जो शहजादे बादशाह बनने की ख्वाहिश रखते थे वो आपस में लड़ने लगे और इस लड़ने में उन्होंने अपने ही हुकूमत के पाए जो है वो कमजोर करने शुरू कर दिए। अब इस चक्कर में जो है 1739 में नादिर शाह आते हैं और वो दिल्ली को तबाह व बर्बाद करके चले जाते हैं। वो इस कदर यहाँ पर खून बहाते हैं कि दिल्ली जो है वो अपने घुटनों पर आ जाती है। वो सिर्फ एक ढेर नुमा बन जाता है।
यहाँ से निकल निकल कर लोग जो है वो लखनऊ, रामपुर और हैदराबाद में जाकर बस जाते हैं। फिर आपका वक्त आता है शाह आलम का, जो बहादुर शाह जफर के दादा थे। उनके जमाने में 1803 में एक लड़ाई हुई पटपड़गंज, जो आज का पटपड़गंज। इस लड़ाई में जो अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहे थे, जो कमांडर थे, उनका नाम था लॉर्ड लेक। अब ये जो है इन्होंने मराठों को हराया और जो वो दिल्ली है उसको अपने इख्तियार में ले गए। और मुगल बादशाह जो है वो नाम मात्र के बादशाह हो गए और वो अंग्रेजों की सिर्फ कठपुतली थी। उनको जो है वो वजीफा मिलता था सालाना और उसी में जो है वो खर्चा चलाते थे। अब फिर उसके बाद वक्त आता है शाह आलम के बाद उनके बेटे अकबर शाह सानी का। तो ये नाम आप बिल्कुल याद रखिएगा, अकबर शाह सानी। सानी मतलब होता है द्वितीय। तो हुआ ये कि अकबर शाह सानी के कई बेटे थे और सबसे बड़े जो बेटे थे उनका नाम था अबू जफर, जिसे आप बहादुर शाह जफर के नाम से जानते हैं। इसके अलावा मिर्जा सलीम थे, मिर्जा बाबर थे। मिर्जा बाबर की कोठी थी यहाँ पे पहले। मिर्जा जहांगीर थे। मिर्जा जहांगीर जो उनके बारे में ये कहा जाता है कि उनका जो मिजाज वो बड़ा आम था और सिपाहाना अंदाज में रहते थे, थोड़े बिगड़े हुए भी थे, हमेशा तलवार का दम भरते थे और दरबार में जितने भी अंग्रेज अफसर वहां बैठा करते थे उनमें से किसी को वो पसंद नहीं करते थे। उसी जमाने में एक नए रेसिडेंट बहादुर साहब आए जिनका नाम था आर्चीबाल्ड सेटिन। तो ये नए रेसिडेंट बहादुर थे सेटिन साहब। अब जब ये दरबार में आए तो इन्होंने क्या किया था, मिर्जा जहांगीर जो थे तकरीबन 16-17 वर्ष के रहे होंगे। ये हर अंग्रेज अफसर को जो है वो नाम से पुकारा करते थे, जो देसी नाम, कोई बिगड़ा हुआ नहीं। तो जैसे सेटिन साहब को जो है ये पीछे से बोलते हैं ये लूलू है, लूलू। अब मिर्जा जहांगीर पहले से जो है वो सेटिन साहब से बिगड़े हुए थे, क्योंकि जो अबू जफर थे उन्हें जो युवराज बनाया गया, उन्हें जो वली अहद बनाया गया कि अकबर शाह सानी के बाद जो आगे जाकर बादशाह बने, वो अंग्रेजों से सांठगांठ करते जो है वो बने। मतलब वो चाहते थे कि अबू जफर बने और मिर्जा जहांगीर चाहते थे कि वो बने और उनके वालिद साहब भी ये चाहते थे कि वो बने। तो जब उन्होंने ये बात कही कि लूलू है, लूलू, तो सेटिन साहब जो है उन्हें इसका मतलब समझ नहीं आया। तो जो मुसाहिब समझते हैं, मुंह लगे, तो उन्होंने जो है सेटिन साहब से कहा कि लूलू का मतलब होता है आबदार मोती, चमकता हुआ मोती, जबकि लूलू एक फर्जी बला है जिसमें हिंदुस्तानी माएँ जो है जब बच्चे को चुप कराना होता है तो लूलू को जमीन पर मार कर उसको चुप कराती। पर इस बात को जो है सेटिन साहब समझ गए कि ये गलत बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि एक वक्त आएगा जब मैं साहिब आलम को लूलू बनाऊंगा। तो साहिब आलम को बड़ा इस पर गुस्सा आया। अब फिर एक रोज सेटिन साहब आए। अब ये जो लाल किला है इसे लाल किला नहीं बोलते थे, इसे बोलते थे लाल हवेली। तो लाल हवेली जो है वो सेटिन साहब आए। तो लाल किले में जैसे आप अंदर दाखिल होते हैं तो नक्कार खाना है, जिसे आप ड्रम हाउस बोलते हैं, शायद उसकी छत पर जो है साहिब आलम खड़े हुए थे, मिर्जा जहांगीर। तो मिर्जा जहांगीर ने जो है अपने तरीके से फायर किया और वो गोली जो है वो सेटिन साहब को तो लगी नहीं, समझ गए। सेटिन साहब गए जहां आज सिविल लाइन दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहां से जो है अपनी फौजों की टुकड़ी लेकर आए। उन्होंने लाल किले को घेर दिया। अब उन्हें इस बात का भी खौफ था, खदशा था कि उन्होंने किसके हुक्म से जो है लाल किले को घेरा। अब वो लड़ना नहीं चाहते थे पर वो साहिब आलम को डराना जरूर चाहते थे। मिर्जा जहांगीर जो अंदर लाल किले में मौजूद थे, उन्होंने भी एक छोटी सी फौज जमा कर उनके बीच में लड़ाई। इस लड़ाई में जो सेटिन साहब है वो जीत गए, लाल किले के अंदर दाखिल हो गए। मिर्जा जहांगीर जो है वो हरम में चले। अब जो अकबर शाह सानी है जो इनके पिता, उन्होंने सेटिन साहब से जो है सुलह कर दी और सेटिन साहब ने कहा कि भाई ऐसा है कि जो साहिब आलम थे वो अभी जवान हो गए और उनको तहजीब और तरबियत की जरूरत है, तो वो दिल्ली पर हुकूमत ना करें, वो हमारे साथ इलाहाबाद चल के हुकूमत कर और इलाहाबाद को संभालें।
इसका मतलब ये कि इलाहाबाद जेल है। अब इन्होंने जो है उनकी कत्ल बख्शीदा कि मतलब वो उनका कत्ल नहीं करेंगे, उन्होंने साहिब आलम को उनके हवाले कर दिए। अब ये जो मंजर जो खींचा गया है वो ऐसे है कि मिर्जा जहांगीर जो साहिब आलम जब दरबार में तशरीफ लाए तो तलवार उन्होंने मयान से आधी निकाली थी और उस वक्त वो आग बबूला थे, मतलब वो किसी का भी कत्ल कर देते। इतिहासकार ये बात भी कहते हैं कि अगर औरंगजेब के अलावा शहजादे दारा शिको तख्त पर बैठते तो शायद मुगल हुकूमत आज भी होती। ये ईरानी लोग दारा मानते हैं। उसी तरीके से ये भी कहा जाता है कि बहादुर शाह जफर के अलावा अगर मिर्जा जहांगीर तख्त पर बैठते तो शायद मामले कुछ और पेश होते। अब मिर्जा जहांगीर जो है वो आग बबूला थे, उनके जो बाबा थे उन्होंने जो हमसे वादा लिया कि वो कुछ करेंगे नहीं, और जो है उनको जो है उन्होंने सेकंड साहब के हवाले कर दिया। अब सेकंड साहब जो है उनको लेकर गए, वो लखनऊ से गुजर रहे थे, कहा जाता है तो लखनऊ देखने की ख्वाहिश जाहिर की। कहा जाता है कि 200 सिपाही पीछे और 200 सिपाही आगे चल रहे थे। जो भी था, ऐसा नहीं था कि अगर दिल्ली का जो शहजादा है, मतलब मुगल हुकूमत जो है वो एकदम सिमट कर दिल्ली तक रह गई है, पर वो फिर भी मुगल हुकूमत थी, वो फिर भी बादशाह थे, और जहांगीर हो मिर्जा जहांगीर बादशाह ज़ादे सब उनकी इज्जत करते थे। ये लखनऊ पहुंचे तो लखनऊ के जो नवाब है वो हाथी पर बैठ कर आए, उन्होंने जो है इनकी पेशवाई की, ये कुछ दिन वहां रहे। ये कहा जाता है कि वहां जो उनकी फौज थी कैंटोनमेंट में, वो उनको देखा कि भाई ये लोग कुछ मश्क नहीं कर रहे हैं और सुस्त है, तो मिर्जा जहांगीर ने सुबह सुबह घोड़े पर बैठ के सबको जो है उन्होंने ट्रेनिंग कराना जो है वो शुरू कर दिया। तो जो अंग्रेज थे उनको ये लगा कि ये कहीं बगावत ना करा देगा, तो फिर वहां से जल्दी जल्दी निकाल कर जो है उनको इलाहाबाद ले गए। अब इलाहाबाद के किले में जब इनको कैद किया गया, यहाँ इनकी अम्मा थी, बाप तो इनके हो गए अकबर शाह थानी, इनकी जो अम्मा थी नवाब मुमताज महल थी। नवाब मुमताज महल जो थी उन्होंने आंसू बहाने शुरू किए। इलाहाबाद की जेल जाने का मतलब ये कि वो शाही जेल है, वहां से कोई वापस नहीं आता है। तो इनकी जो अम्मा मलिका आलिया वो महरौली आई, और जहां आप लोग अभी गए थे अंदर वो जो कॉरिडोर था, जाली लगी हुई थी संगमरमर की, वो जाली संगमरमर की पकड़कर उन्होंने वहां मन्नत मांगी कि अगर उनका शहजादा सही सलामत जिंदा लौट आता है तो फूलों की बनी हुई चादर छपर कर जो है वो यहाँ मजार पर पेश करेंगे। अब यहाँ मिर्जा जहांगीर जो इलाहाबाद के किले में थे, उनको वहां शराब पीने की और अफीम खाने की लत लगी। जब उनकी सेहत खराब होने लगी तो अंग्रेज अफसरान को ये लगा कि अगर ये मर गए तो मामले बिगड़ जाएंगे, तो खुद सेकंड साहब ने जो है वो उन्हें दिल्ली भिजवा दी। अब जब वो दिल्ली आ गए तो इनकी अम्मा जो थी उनकी जान में जान है, वो भूली नहीं समझ, और उन्होंने ऐलान करा दिया कि हम मैं जुलूस शाहजहानाबाद से निकलेंगे। शाहजहानाबाद वो मैप निकालो, शाहजहानाबाद हम मैं जुलूस जो है वो शाहजहानाबाद से निकलेंगे, जिसे आप पुरानी दिल्ली कहते हैं, और वहां से हम यहाँ चादर पेश करने के लिए आएंगे, मन्नत पूरी करने के लिए। तो भैया फूलों का एक छपरखट जो है वो बनाया था, एक चादर बनाई गई, और उसमें जो है पंखा जो है फूलों का लगा दिया, वो बड़ा खूबसूरत सा पंखा, और जो है वो जुलूस शुरू। अब महरौली आने के बहाने होते थे पहले। होता ये था कि जब एक नई तहजीब वजूद में आई तो होता यह है कि जब जंगें रुक जाती और हर जगह अमन कायम हो जाता, मुगल हुकूमत को ताकतवर होने की जरूरत क्यों थी केंद्र में, कि अगर मुगल हुकूमत ताकतवर होगी तभी तो हिंदुस्तान फैलेगा फूलेगा, वरना होगा ये कि एक राज्य दूसरे राज्य से लड़ता रहे। अगर आप देखें कि जब मुगल हुकूमत बादशाह अकबर के जमाने में ताकतवर थी और वो बादशाह औरंगजेब के जमाने में एकदम उरूज पर पहुंच गई, तो आप देखते हैं कि जितने भी राजा रजवाड़े हैं और जितनी भी हुकूमत है उनके अंदर, वहां बेशक हुकूमत दिल्ली वालों की चलती थी, पर राजा महाराजा वो सारे पहले के बैठे हुए थे। इन सबको बड़े बड़े ओहदे बंगाल में, आमेर के जो राजा है मान सिंह, वो बंगाल के सूबेदार थे, और ये कहा जाता है कि बंगाल एक ऐसा सूबा रहा है कि सबसे ज्यादा जो खराज है, सबसे ज्यादा जो लगान वो बंगाल से आया करता था एक जमाने में। और इसी तरीके से इन राजपूत रजवाड़ों को जो है दक्कन में कभी कहीं सबको जो है सूबे दिए गए, और यही लोग जो है वो मैनेज कर रहे हैं।
दूसरा, अब जब ये नई तहजीब निकल कर आई 1803 में, जब अंग्रेज आ गए, तो जब अमन कायम हुआ, जब अमन कायम होता है तो व्यापार बढ़ता है। अब जब व्यापार बढ़ता है तो व्यापारी आते हैं, और जब व्यापारी आते हैं तो अपने साथ नई जबान लेकर आते हैं, जब जबान लेकर आते हैं तो अपने साथ नई संस्कृति लेकर आते हैं, फिर खाने के ठेले लगते हैं, फिर खाने की दुकानें लगती हैं। तो जितनी भी आप पुरानी दिल्ली में आप दुकानें देख रहे हैं, ये सारे पुरानी हैं उन लोगों के लिए जो बाहर से आते थे, क्योंकि दिल्ली एक मुसाफिर खाना है। दिल्ली के अपने लोगों को कभी आप लोगों ने बाहर खाने जाते हुए नहीं देखा होगा। अगर आप पुरानी दिल्ली चले जाएं और वहां किसी से पूछें कि आप करीम्स जाएंगे या अल जवाहर जाएंगे, तो उनके घर में अच्छा खाना बिकता है। वो कहते हैं हमारे घर वह पकता तो है, हम क्यों जाए बाहर खाने के लिए। और बाहर जाकर खाना, और खास तौर पर खड़े होकर खाना खाना, ये आदाब तहजीब के खिलाफ समझा जाता है। अगर किसी के घर के लौंडे को ये वर्ड लमड़ा, जो ये दिल्ली का दिया हुआ, तो किसी के घर के लमड़े को अगर देख लिया कि बाहर खड़े हुए खाते हुए, तो उससे पूछ लिया जाता था क्यों बरखुरदार, घर में कुछ लड़ाई हो गई जो बाहर खा रहे। तेज आवाज में बोलना बुरा समझा जाता, महफिल में बैठकर ठहाके लगाना बुरा समझा जाता, बात करते हुए दूसरे की बात काटना और इस तरीके से बहस में मुब्तला होना कि सामने वाला शर्मसार हो जाए, ये बुरा समझा जाता था। हल्के से हंसा जाता था, मुस्कुरा दिया जाता था, हाँ हूं में जवाब दिया जाता था। बैठने के आदाब होते थे, आप इस तरीके से नहीं बैठते, या आप इस तरीके से नहीं बैठते। ये जो तलवा है, अगर मेहमान नवाज, मतलब जो किसी के यहाँ गए, कोई मेहमान हुआ, तो मेहमान के सामने अगर ये नजर आ गया, ये तो ये आदाब तहजीब के खिलाफ है। यही चीज जो बैठने का जो एक सलीका है, जिसे दुजानू कहते हैं, दुजानू बैठने का जो सलीका है वो ये और ये हाथ इस तरीके से, इसको या ऐसे, आप पुरानी तस्वीरें देखें उसमें इस तरीके से बैठे, ये पान का बीड़ा दे दिए, हुक्का नोश फरमा लिया। और ये जो तहजीब है सीखने के लिए लड़के और लड़कियों को, ये चावड़ी बाजार जो है, जहां आज कागज की बहुत बड़ी मार्केट, वहां भेजा जाता था, जहां तवायफों के कोठे होते थे इन बच्चों को तहजीब सीखने के लिए, कि दुपट्टा कैसे रखना, या बड़ों के सामने बैठना कैसे, पान कैसे पेश करना, पान पेश करने के बाद मतलब आदाब कैसे करना। अब ये आदाब दो तरह के, एक आदाब है जब आप बहुत नाजुकी के साथ, नफासत से, ये वाला जो पोर्शन आदाब, तस्लीम, ये नहीं। पहले बुजुर्ग जब मतलब जब 60-70 के दशक में मुशायरे होते थे, तो माइक पर आते हुए ऐसे ऐसे करते रहते थे, पुराने बुजुर्ग जब कहते थे कि मक्खियां मार रहे हैं। आदाब करने का एक आदाब तरीका है, आय और नजाकत से। ये हो गया शहर के जो शुरफा होते थे, शुरफा कहे जाते हैं तहजीब याफ्ता लोग, जो एलीट। एक आदाब होता था जो लाल किले के शहजादे शहजादियां करते थे, सलातीन जादियां करते थे। सलातीन बोलते हैं, एक तो हो गया जैसे मिर्जा जहांगीर जिनका जिक्र हम कर रहे थे, वो सीधा बादशाह के बेटे, बादशाहजादे। सलातीन जो पुराने बादशाहों के खानदान वहां रह रहे, वो कहीं और थोड़े जाते, वो भी वहीं रह रहे, तो उन्हें सलातीन कहा गया। वो क्या करते थे, इस तरीके से हाथ लेकर आते थे कान तक, और फिर छोड़ देते यहाँ। तो इस तरीके से आदाब में ऐसे फर्क आ गए। अब तुम और तू में भी फर्क है। जैसे जो दिल्ली शहर बना शाहजहानाबाद, वहां तू चलता है, और जो लाल हवेली, लाल किला, वहां तुम चलता था। अब जैसे एक छोटी शहजादी अपनी मामा के साथ, मामा मतलब ताई थी, मामा के साथ जो है वो किसी महफिल में जो है वो शरीक होने के लिए शहर में आई, तो वहां सब तू करके बात कर रहे थे। तो ये जो शहजादी थी, इसने कहा कि ना तू नहीं तुम कहते हैं। अब इसने कई बार टोका कि तू नहीं तुम कहते हैं, तू नहीं तुम कहते हैं। तू बड़ा बुरा समझा जाता था पहले जमाने में। तो वो जो महफिल में जो वो लड़कियां थी, फिर भी तू करके बात कर रही थी। तो इसने अपनी मामा को बुलाया, मामा मेरा दिल नहीं लगता, यहाँ लोग बहुत बदतमीजी से बात कर रहे हैं, मुझे यहाँ से ले जाए।
वो लेकर जो है वापस उनको लाल हवेली चली गई। तो जबान से मेरी मुराद थी उर्दू जो जबान जिसने उरूज पर पहुंची 1803 के बाद, जिसमें एक से एक शोरा हजरात हुए। अगर आप देखें ज़ौक़ है, ज़ौक़ जिन्होंने बड़ा खूबसूरत सा शेर लिखा था और आज तक लोग दोहराते हैं कि कौन जाए ज़ौक़ दिल्ली की गलियां छोड़कर। फिर उसके बाद गालिब हो गए, या मोमिन खान मोमिन हो गए, या दाग दहलीवी हो गए। बहुत सारे ऐसे शोरा हजरात जो है वो दिल्ली में उस टाइम पे रह रहे थे और ये लोग बहाने तलाशते थे महरौली जाने के। अब कैसे होता था कि जब दिल्ली में गर्मी पड़ती थी, बहुत गर्मी पड़ती थी, तो दिल्ली वालों ने उसके लिए भी शेर इजाद कर लिए कि जब आप चारपाई पर लेटते हैं ना, अब तो चारपाई में जैसे विलुप्त सी हो गई। चारपाई पर जब लेटते थे तो एक कोने में लेटे तो पसीना आने लगता था, तो फिर अपना करवट ली दूसरे कोने में लेट गए। तो शेर कुछ यूं था कि कबाबे सीख हैं हम, कबाबे दोहराए, कबाबे सीख हैं। कबाबे सीख समझते हैं आप लोग? सीख पर लिखा था, कबाबे सीख हैं हम हर सू करवट बदलते हैं। दोहराए, कबाबे सीख हैं हम हर सू करवट बदलते हैं, जो चल उठता है ये पहलू तो वो पहलू बदल लेते हैं। ये करवट के लिए जो बोला है। अगर सिर्फ करवट लेने के लिए आप देखें कि कितनी नजाकत से एक शेर उन्होंने जो है इजाद कर दिया है, तो कैसे होते होंगे वो दिल्ली में। ये कहा जाता है कि दिल्ली में इल्म का पूरा एक समंदर था जिसे उठा लिया गया रातों रात। अब जब गर्मी पड़ती थी और जेठ की दोपहरी में, और कोई बुजुर्ग जो है आंगन में बैठे हुए हवेली के, और फिर एकदम से देखते थे कि धूल भरी आंधी आती। ये कहा जाता है कि मारवाड़ दिल्ली का ननिहाल, तो मारवाड़ की तरफ से धूल भरी आंधी चलती थी। पहले अभी चलती, अब नहीं चलती ना। मेरे बचपन में चलती थी वो शाकाला का बम बम वाले जमाना, सोनपरी वाला जो वक्त था, उसमें धूल भरी आंधी बहुत चलती थी। तो धूल भरी आंधी चली और फिर उसके बाद जो है इतनी तेज आंधी चली कि छोटी छोटी घर की बच्चियों को दरवाजों के पीछे बंद कर दिया। ये कहा जाता था कि जिन्नातों की बारात निकल रही है। कुछ लोग ये भी कहते थे कि सियारों की बारात निकल रही है। तो पीछे बंद कर दिया और धूल भरी आंधी को रोकने के लिए तोड़ के हो रहे। तो सिलबट्टा होता था घर में, उसके नीचे झाड़ू रख दी जाती थी, परात जो है वो तवा उलट दिया जाता था। अब जब वो आंधी छटती थी और पूरा आसमान मटमैला हो जाता था, तो एकदम से फुहार बरसती थी और बूंदाबांदी शुरू होती थी। और जब बूंदाबांदी शुरू होती थी तो एक खुशबू है, जब जमीन की प्यास बुझाने को आसमान से घटाएं उमड़ घुमड़ कर आया करती, और ऐसा लगता था कि बादल जो है जमीन का पोता ले रहे, काले काले स्याह बादल। तो काले काले स्याह बादलों को देखकर दिल्ली के बुजुर्ग कहते थे ऐसे करें क्या कुतुब जाने का जमाना आ गया। महरौली नहीं बोलते थे, कुतुब। और फिर उसके बाद जो है सावन भादों लगता था और वहां से जुलूस के जुलूस निकलते थे, तो यहाँ आकर रहने लगते थे। यहाँ अमराइयां होती थी, बड़ी बड़ी हवेलियां होती थी, सराय होती थी। रास्ते में आप आए तो कई सराय मिली होंगी आपको, जिया सराय है, सतवारिया सराय है, लाडो सराय है, बहुत सारी सराय होती थी। एक सराय और है सराय जुलैना, वो एक मोहतरमा जुलियाना थी, उनके नाम पर सराय जुलैना जो था उसको जाना जाता है, जो जामिया के पास। अब जब वापस आते हैं मिर्जा जहांगीर, तो आपको पता चल गया होगा कि दिल्ली वालों के लिए महरौली एक लोकल हिल स्टेशन रहा कि आपको जो है सावन भादों यहीं पर बिता दिया। अब जब बेगम साहबा जो है उन्होंने एक छपरगढ़ बनवाया फूलों का, वो यहाँ लेकर आई, तो दिल्ली वाले जो थे होता ये था कि अमीर अपने माल में खुश है, गरीब अपनी खाल में खुश है। और वो बड़े मनचले थे, मतलब मेले ठेलों का जमाना था। चढ़ पड़े मलिका आलिया के साथ साथ। जब यहाँ आए, यहाँ आने के बाद तो फूलों की चादर को यहाँ खुद साफ दरगाह में चढ़ाए जहाँ आप लोग गए, और फिर एक फूलों का पंखा जो साथ आया था, वो योगिनी माता के मंदिर में जो है वो चढ़ाया गया। बादशाह अकबर शाह सानी ने ये बात कही, ये खुशियां देख के रैयत, कि अब ये मेला हर साल लगेगा भादों में। भादों कब होता है पता? सितंबर अक्टूबर।
भादो मुझे लगता है ये अगस्त सितंबर वाला भादो हो गया, तो उसके बाद अक्टूबर तक शिफ्ट हो गया फूल वालों का जो मेला था जब वो। तो भादो में जो है हम सब यहाँ आएंगे और मुसलमान जो वो जाएंगे मंदिर फूलों का पंखा चढ़ाने के लिए, और हिंदू जो है वो अपने मुसलमान भाइयों के साथ जाएंगे दरगाह फूलों की चादर चढ़ाने के लिए। जब उन्होंने देखा कि रैयत जो है बड़ी खुश है, मतलब हर जगह जो है खुशहाली फैली हुई, मतलब कौन देना, तो उन्होंने जो है इसको एक पूरा मेले का शक्ल बना दिया कि हर साल जो है यहाँ मेला होगा। और एक कविता है, पहले पता मुझे ये कविता याद रहती है, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है मुझे ये कविता मैं भूलता जा रहा हूँ, पर मैंने नई बात मैंने लिख ली कविता। हाँ, तो ये कविता है कि खल्कुल्लाह क्यों खरोशा, खल्कुल्लाह क्यों खरोशा है, आज क्या सहरे कोई फरोशा, खल्कुल्लाह क्यों फरोशा है, आज क्या सहरे कोई फरोशा, पहेलियों यक्कों का एक तांता है, पहेलियां जैसे होते हैं वो बैलगाड़ी होते हैं, पहेलिए यक्कों का एक तांता है, जिसको देखो वो कुतुब जाता है, भाई चक्कू के सर पर है दुकान, मेहरौली में जाकर बेचेगा पान, मियां कपूर भी इस मेले में लाए है सारा कुनबा ठेले में, पाप यादों के देखिए बूते लिए हुए हैं बगल में जूते, लो आया कस्बे का मीना बाजार, सजी सजाई दुकानों की कतार, हर एक दुकान में बताता हूँ, हर एक दुकान में भरा है माल, मिठाइयों के चुन रहे हैं थाल, नाशपाती अनार और अमरूद, नाशपाती अनार और अमरूद कहीं कढ़ाई में चढ़ा है, बेचता है कोई बुढ़िया के बाल, सेव बेसन के और चने की दाल, कबाबे सीख भुन रहे हैं कहीं, लोग कव्वाली सुन रहे हैं, नाच गाने हर एक मकान में है, इत्र के सोए सबके कान में, पाम पर है नवाब मोटे से, नए पकड़ ली उन्होंने कोठे से, लो आए बाजार में गिरधारी लाल, कौन इतनी की दुश्वार संभाल, रईस है यह हाल है पल्ले, खरीदते हैं अंगूठी के छल्ले, हंसी मजाक का अजब है दौर, हंसी मजाक का अजब है दौर, चल रहा है शराबे नाप का दौर, बोतल एक आने वाली है, नवाब पुतली गाने वाली। एक तो ये हो गया, और फिर उसके बाद है झूला। झूला झूलते हुए पहले गाया जाता था, गाने गाए जाते थे। ये झूला जो है पहले गाया जाता था जब छोटे दिए जाते थे, मेरी दिल की कुंजी मेरी जान झूला, मेरा अरमान झूला, करूं क्यों ना आओ भगत उसकी दिल से, बरस दिन में आया है मेहमान झूला, ये बहनों से मेरी मिलाता है मुझको, बड़ा मुझ पे करता है एहसान झूला, जो देती हैं झोंटे कोई लंबे लंबे, उड़ाता है क्या मेरे औसान झूला, बुलाया है समधन को झूला झूलाने, बनेगा ना क्यों कर परिस्तान झूला, हुआ खत्म सावन लगा आज भादों, झूला झूलाओगी कब तक चचीजान झूला, एक अदा यह है हिंदुस्तान की, न क्यों झूले हिंदू मुसलमान झूले। तो यहाँ जैसे आप देखें एक मूवी है उमराव जान, उमराव जान में वो लोग एक बाग में जाते हैं तफरीह करने के लिए, वहाँ जाते हैं, कढ़ाइयाँ चढ़ जाती हैं, वहाँ जो है समोसे पकौड़े चले जा रहे हैं, कबाब वगैरह सब होने जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा जो है वो यहाँ हुआ करता था। अब जैसे ये जो नक्शा है, दिव्या एक बार पकड़ लो,
ये नजर आ रहा है, थोड़ा बहुत नजर आ रहा है, करीब आ जाओ, यहाँ से निकलेंगे। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया शाहजहानाबाद, शहराबाद। अब यहाँ इनमें से एक दरवाजा ये आपका फिरोजशाह कोटला की तरफ हो गया, इनमें से एक दरवाजा है तुर्कमान दरवाजा और एक ये दरवाजा है दिल्ली दरवाजा। इसकी एक वजह है, सिर्फ ये दरवाजा दिखाने के लिए मैं आपको मैप दिखाना चाहता था कि दिल्ली में होकर दिल्ली दरवाजा थोड़ा अटपटा नहीं लगता? क्योंकि अगर आप लोगों ने कभी सुना या पढ़ा हो, दिल्ली दरवाजा इसलिए कहा जाता था कि दिल्ली की तरफ जाने वाले लोग, कश्मीरी दरवाजा कश्मीर जाने वाले लोग, लाहौरी दरवाजा लाहौर जाने वाले लोग, काबुली दरवाजा काबुल जाने वाले लोग, पर दिल्ली में रहकर दिल्ली दरवाजा है। वो इसलिए क्योंकि ये दिल्ली नहीं है, ये जहानाबाद, ये शाहजहानाबाद। दिल्ली जो है वो ये है जहां आप लोग खड़े हुए हैं, तो इट्स फेसिंग टूवर्ड्स दिल्ली। और यहां से निकल कर दिल्ली दरवाजे और तुर्कमान दरवाजे से निकल कर लोग महरौली जो है वो आया करते। ये आपका हो गया हाथी पोल, ये आपका हो गया हाथी पोल, और इसमें अभी भी पुरानी पेंटिंग थोड़ी थोड़ी बची हुई है, जिसे व्हाइट वॉश जो है वो कर दिया गया। ये नक्कार खाना भी, नक्कार खाना होता है ड्रम हाउस, जब भी कोई बड़ी हस्ती आती थी वहाँ शहनाइयाँ वगैरह जो है वो बजाए जाते थे, उनकी हैसियत के मुताबिक कि कौन सी जो है हस्ती आ रही। हाथी पोल इसलिए इसका नाम है क्योंकि दिल्ली सुबहानी दिल्ली बहादुर शाह जफर जो वो अपने हाथी मौला बख्श के ऊपर बैठकर अंदर आते। मौला बख्श की अपनी एक कहानी, आप लोगों ने कभी मीर बासिर दहलवी का नाम सुना? मीर बासिर दहलवी दिल्ली के आखिरी स्टोरी टेलर है, वो ये कहानी सुनाया करते थे, हाथी मौला बख्श। तो हाथी मौला बख्श जो है मुगलों का हाथी था, बहादुर शाह जफर उस पर सवारी करते थे। चलता ऐसे था जैसे बड़ा सा पहाड़ चल रहा, पर इस नजाकत से चलता था कि बहादुर शाह जफर उसके कोने में बैठे हो और गर्दन पर उसके हुक्का रखा हो, तो कटोरी में जो है कोयले रखे, तो वो इस नजाकत से चलता था कि कोयला दूसरे कोयले से टकराकर चिंगारी पैदा नहीं करता था। इस नजाकत से जो है वो हाथी चलता था। और जब भी बहादुर शाह जफर दिल्ली सुबहानी को उसकी सवारी करनी होती थी, तो महावत जो है जमुना घाट पर उसको ले जाता था, नहलाता था, उसके कान में कहता था कि तुम्हें जो है दिल्ली सुबहानी को बैठाकर ले जाना, और फिर उसके ऊपर चित्रकारी वगैरह जो है वो की जाती थी। अब ये जो हाथी है वो इतना ज्यादा इसके अंदर इसका मिजाज दोस्ताना था कि जो किले के बच्चे थे, बच्चे बच्चियां, वो इसके पास खेलने के लिए आते थे और एक खेल होता था। तो बच्चे कहते थे मौला बख्श से कि मौला बख्श नक्की आवे। तो मौला बख्श को जब कहा जाता था कि नक्की आवे, तो मौला बख्श अपना पांव आगे का ऐसे उठाता था और बच्चे जो है उसकी टांग पर खड़े रहते थे। और फिर उसके बाद वो चले जाते थे, वहां से भूल जाते थे कि उसको बोलना भी है, रख भी दो। अब वो उसने पांव ऐसे खड़ा किया हुआ, अब जब बहुत देर हो गई तो उसने चिंघाड़ना शुरू किया। तो फिर दूर से बच्चे चिल्लाते थे मौला बख्श अब टेक दो। तो मौला बख्श जो है फिर अपना पांव टेक देता। अब इसके पास जो खाने के लिए आता था, चाहे वो रोटी हो, चाहे फल हो, मेवे हो, जब तक वो बच्चे थोड़ा सा ना खा ले मौला बख्श नहीं खाता। तो महावत ने जो है जाकर बहादुर शाह जिले सुबहानी से शिकायत कर दी कि बच्चे तो सब खा जाते हैं, हाथी क्या खाए। तो जिले सुबहानी ने कहा कि ठीक है, बच्चों का जाना बंद करो। तो जब बच्चों का जाना करीब बंद हो गया तो मौला बख्श ने खाना खाना बंद कर दिया। अब फिर ये बात पहुंची बहादुर शाह जफर जिले सुबहानी तक। तो जिले सुबहानी कहते हैं कि हमारा भी हाथी हमारी तरह फकीर है। होता ये था कि जब बहादुर शाह जफर जो है खाना खाने के लिए बैठते थे, तो हिरनी जो है उसमें जब पहला चमचा डाला जाता था तो नकीब जो है आवाज लगाता था, ताअम मुबारक, खासा मुबारक। खासे का खाना मतलब शाही खाना। और जब खासा मुबारक या ताअम मुबारक कहा जाता था, ये आवाज जो है दरवाजों से होते हुए बाहर आती थी और फिर बाहर जो है लंगर खोल दिए जाते थे। वहां
वो लोग खाते थे जो अफोर्ड नहीं कर पाते थे खाना। यहाँ जो है बहादुर शाह जफर और वो लोग साथ में खाना खा रहे। तो बहादुर शाह जफर ने कहा कि मेरा हाथी भी हमारी तरह फकीर है, तो खाने की फिर से इजाजत हुई। 1857 के बाद जब ये हाथी जो है अंग्रेजों के कब्जे में आ गए और दिल्ली तबाह बर्बाद हो गई, बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार कर लिया गया, तो एक हाथी को जंजीर बांधकर जो है जब बांधा गया तो एक अंग्रेज अफसर को पता चला कि ये शाही हाथी है, तो पूरा मतलब टोकरा भर के जो है कचौड़ियां और जलेबियां भेजी गई। तो इस हाथी ने ठोकर मार दी, खाई नहीं। वो जो अंग्रेज अफसर थे उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने जो है बाजार में चौक में जाके उसकी नीलामी करवा दी। तो एक बक्काल जो है, बक्काल जो अनाज वगैरह का काम करते हैं, बक्काल जो है उन्होंने उसको खरीद लिया। तो ये जो मुहावत है उसी कान में कहते हैं कि अब तक तुमने शाही लोगों को बिठाया है, बहादुर शाह जफर को बिठाया, पर अब तुम्हें एक बक्काल को बिठाना पड़ेगा। अब ये कहा जाता है कि उसने ये सुना, वो धड़ाम से नीचे गिरा और फिर उसके बाद वो उठा नहीं। साथ में एक और घोड़ा था जिसका नाम था हम सफर, उसका भी देहांत हो। कैसे कैसे लोग थे, कहते कहते किरदार थे कि मतलब हर सर ताज के उड़ जाने का अफसाना कह रहा है, हर खंडहर की वीरानी महल की दास्तान सुना रही। ये दिल्ली है जिसकी एक कहानी मैं सुनाऊं और उसका दूसरा हिस्सा मेरे जाने के बाद कोई और सुनाए। आइए।